नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट्स हैं। इसका पार्ट 1 कल हो चुका था। आज हम लोग इसके पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सूचकांक के बारे में लेकर के आया हूं जो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए बात करें आज कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं आपके लिए। तो आज के क्रम में अगर हम अपने पहले रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, ठीक है ना, इस पे बात करेंगे। क्या स्थिति है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 का, क्या स्थिति है भारत की, कौन जारी करता है, क्या क्या चीजें हैं इस पे बेसिकली हम बात करें तो ये जो सूचकांक है वाकफ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट है। नाम है वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर आधुनिक दासता के बढ़ते प्रचलन पर प्रकाश डालती है। अभी आधुनिक दासता क्या होता है ये भी अभी हम समझेंगे, लेकिन ये जो जारी कौन करता है रिपोर्ट, तो वाकफ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है वैश्विक स्तर पे वैश्विक दासता सूचकांक। तो 2023 का सूचकांक है। इस पे क्या है कि ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार कि ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, जो दासता की स्थिति में रहते हैं, उनकी संख्या 50 मिलियन तक पहुंच गई है वैश्विक स्तर पे, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 25% की व्यापक वृद्धि भी देखी गई है कि लास्ट 5 ईयर में दासता में रहने वाले लोगों की संख्या में तकरीबन 25% की यहां पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है किस चीज पे बात करती है, तो बात करती है G20 जो कंट्रीज हैं, जो G20 देश हैं, उन देशों में व्यापार गतिविधियों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से दासता के संकट को बढ़ाने में योगदान दिया। आपको पता है कि G20 देश या जो भी वैश्विक स्तर पर देश है जो आधुनिकीकरण के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, या G20 देश जो आपस में मिलकर के एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं, तो जो भी इसके तहत वहां पे मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई योजना है, कोई भी चीज है, तो वहां पे काम करने के लिए लोग चाहिए। तो उन लोगों का जो यूज होता है खास तौर से दासता में आप समझ सकते हैं लाइक बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी वाली बात हो जाती है। ठीक है ना, तो इस पे ज्यादातर अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो वैश्विक स्तर में इसमें भूमिका G20 देश निभा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की, अमेरिका उन टॉप G20 देशों में शामिल हैं जहां सबसे अधिक संख्या में कौन है, बंधुआ मजदूर है। तो ये उसी की रिपोर्ट है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अब ये दासता क्या चीज होती है, आधुनिक समय में दासता का क्या अर्थ है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में दास के बारे में आपने देखा है, जो गुलाम होते थे राजाओं के, वो दास होते थे। ठीक है, उनको युद्ध में जीत के लाया जाता था, खरीद के लाया जाता था, बहुत सारे तरीके थे। लेकिन आधुनिक काल में दासता का रूप बदला हुआ है। इसमें क्या क्या शामिल है आधुनिक दासता में, तो आधुनिक दासता में शोषण के बहुत सारे रूप शामिल हैं। जैसे जबरन श्रम कराना, जिसे बलात् श्रम कहा जाता है, जबरन किसी का विवाह करना, ऋण बंधन में फंसाते जाना, जैसे जो साहूकारों का चंगुल होता है, ये सब सारी चीजें, व्यवसायिक यौन शोषण करना, मानव तस्करी करना, गुलामी जैसी प्रथाएं और बच्चों की बिक्री और शोषण, ये सभी प्रकार हैं आधुनिक दासता के। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। आधुनिक दासता का परिणाम जो है वो व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी होता है। तो क्योंकि हम लोग दासता से संबंधित इस सूचकांक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको दासता का मतलब भी पता होना चाहिए, और आधुनिक तौर पे दासता का मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, इन सब बातों के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये मानवों की बात है, बलात् श्रम की बात है, जबरन विवाह की बात है, तो किसी न किसी तरीके से ये सभी मानवों के अधिकारों का उल्लंघन है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और मानवीय गरिमा को कम करती है और सामाजिक एकजुटता को कहीं ना कहीं दासता खत्म करती है। आर्थिक विकास को भी बाधित करती है, असमानता को बनाए रखती है हमेशा समाज में, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है,
संघर्ष, आतंकवाद एवं संगठित अपराध को बढ़ावा देकर वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता में खतरा पैदा कर सकती है। तो ये है आधुनिक दास्ता। ठीक, अब जो रिपोर्ट आया तो 2023 में इस रिपोर्ट में क्या खास बात है जो आपको जानना चाहिए। तो ये जो वैश्विक दास्ता सूचकांक है 2023, इसके अनुसार तकरीबन 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी या दास्ता के शिकार थे। ठीक है, 2021 की बात है। 2021 में तकरीबन कितने 50 मिलियन लोग, एक अनुमान लगाया गया कि किसी न किसी रूप में दास्ता के शिकार थे। 2016 के बाद इस संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है, यानी 2016 से 2021 की अगर हम बात करें तो 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है जो किसी न किसी प्रकार से दास्ता के तहत। इसका मतलब है कि विश्व में प्रत्येक 160 में से एक व्यक्ति, पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो पूरे वैश्विक स्तर पे 160 में से एक व्यक्ति जो है वो इस दास्ता के शिकार हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा। इस पे क्या है कि यह प्रति 1000 लोगों पर आधुनिक दास्ता के अनुमानित प्रसार के आधार पर 160 देशों की रैंकिंग करता है। ठीक है, तो ये सब इस इंडेक्स की खासियत है, ध्यान में रखिएगा। अधिकतम प्रसार वाले कौन से देश हैं जहां पे ये आधुनिक दास्ता देखी गई है, तो उत्तर कोरिया 104.6, इरिट्रिया 93, मॉरिटानिया 79, जहां पे आधुनिक दास्ता का व्यापक ज्यादातर उपयोग यानी राज्य प्रयोजित उपयोग है यहां पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। इसमें बात करें तो सबसे कम प्रचलन वाले कौन से देश है जहां पे आधुनिक दास्ता, तो आइसलैंड में 0.6, आयरलैंड 0.8 और न्यूजीलैंड 0.9। ये क्या है कि सबसे कम देश है, मतलब सबसे कम दास्ता वाले देश हैं। ठीक है, जहां पे इसकी वजह क्या है कि यहां पे जो शासन है वो मजबूत है, जो कि आधुनिक दास्ता जैसी प्रक्रियाओं के ऊपर उसका रुख कड़ा है। इस वजह से आधुनिक दास्ता में बात करें तो एशिया और प्रशांत, इन दोनों जगहों पे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। एशिया और प्रशांत में जो एशियन पैसिफिक एरिया है, इस पे 29.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आधुनिक दास्ता के तहत हैं या शिकार हैं। भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में इसकी व्यापकता की दर जो है वो 8 है। व्यापकता की दर का 8 का मतलब कि औसतन अनुमान लगाया गया है कि प्रति 1000 व्यक्ति में 8 व्यक्ति हैं जो भारत में आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कारक हैं जो आधुनिक दास्ता को बढ़ावा देते हैं। तो इसके बढ़ने के कारकों में जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाने को मजबूर हो गए जिसपे लोग उनका फायदा उठाते हैं। सशस्त्र संघर्ष हो गया, ठीक है, कमजोर शासन और कोविड-19 जैसी जो महामारी हुई, ये सब बहुत बड़े रीजन है आधुनिक दास्ता के। स्वास्थ्य आपात स्थिति है जो कि आधुनिक दास्ता में वृद्धि में इन लोगों ने योगदान दिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कारण है। खासतौर से जो कमजोर श्रमिक सुरक्षा वाले देश हैं, तकरीबन 468 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादों के आयात के कारण आधुनिक दास्ता में जीवन जी रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जो कमजोर श्रमिक वाले जो देश हैं वो, और उनमें से लोगों में से आधी संख्या G20 देशों से है। ठीक है, जिससे श्रमिकों की स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है आधुनिक दास्ता को लेकर के वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023। इसके बाद अगर हम अगला बात करें तो जो हमारा अगला है वो है, देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये अक्टूबर 2023 में आया था। इस बार के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या कह रहा है, क्या डेटा है। आइए इसके बारे में हम देखें। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, जारी कौन करता है, तो ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 2023 जारी किया गया। इसका शीर्षक इस बार का है नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस। ये 2023 का शीर्षक है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले के अनुमान से अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि पहले की तुलना में इसमें भारत में ज्यादा वृद्धि होगी भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्या खासियत है 2023 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की? खासियत है कि वैश्विक विकास का पूर्वानुमान लगाया गया है पहले से अंदाजा कि वैश्विक स्तर पर कौन सा देश किस तरीके से विकास करेगा, कितना डेवलपमेंट होगा, कितना उसके GDP में बढ़ोतरी होगी। तो अगर कुछ खास बातों को हम देखें तो IMF का अनुमान है, क्योंकि इसे जारी IMF करती है, तो IMF का ऐसा अनुमान है कि 2023 में 3% वैश्विक स्तर पर GDP में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाया गया, जो कि जुलाई 2023 की पूर्वानुमानित वैश्विक GDP के समान है।
उसके बाद कह रहा है कि 2024 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि में जुलाई के पूर्वानुमान से 10 आधार अंक की कमी देखी गई है और यह घटकर 2.9% हो गई। अंदाजा लगाया गया था कि बढ़ेगा, लेकिन ये कम हो गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा 2024 के लिए भी। चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए भी पूर्वानुमान लगाया गया, क्योंकि ये भी मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है वैश्विक स्तर पे। तो चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में 5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्ष 2022 में 3% की वृद्धि देखी गई थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आपको इतना मतलब डेटा याद नहीं रखना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस देश के बारे में। चीन की वर्ष 2023 और वर्ष 2024 की वृद्धि के लिए आईएमएफ का अक्टूबर का पूर्वानुमान उसके जुलाई के अनुमान से 20 और 30 आधार कम है। तो यह दर्शाता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी स्थिति कायम रखने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यह बात चाइना के लिए है, तो यह ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति इसमें क्या कहती है, तो आईएमएफ का ऐसा अनुमान है कि 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति 5.8% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, जो कि 3 महीनों के अनुमानित 5.2% दर की वृद्धि से ज्यादा है, तथा अनुमान सप्ताह के अंत की घटनाओं तक उसके परिणामों का ब्यौरा नहीं देते हैं। तो ऐसा अंदाजा मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर भी आईएमएफ का लगाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 में। वहीं पे अब अगर हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत की इसमें क्या स्थिति है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो 23-24 के लिए भारत की जीडीपी 6.3% होगी, जो जुलाई 2023 से 20 आधार अंक की वृद्धि है। ठीक है, ऐसा अनुमान भारत के लिए आईएमएफ का सत्र 2023-24 का विकास पूर्वानुमान अब लगभग वही है जो विश्व बैंक ने अपने भारत विकास अपडेट में अनुमान लगाया था, अभी भी वही है। तो भारत में ऐसी वृद्धि हो सकती है, ये इसके तहत है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भारत के 2024-25 के सत्र की बात करें तो जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.3% दर पे अपरिवर्तित है, यह भी वैसे ही है। जुलाई 2023 में सप्ताह की तिमाही में 7.8% की मजबूत वृद्धि के बावजूद आईएमएफ ने 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी के विकास में वृद्धि का अनुमान लगाया है। वार्षिक वृद्धि का आंकड़ा अभी भी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 6.5% दर के अनुमान से थोड़ा कम है। तो ये आउटलुक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट के लिए आप ध्यान में रखिएगा। जारी कौन करता है, क्या है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ क्या है ये आप थोड़ा सा जान ले, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल यहां से भी बन सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आईएमएफ क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता वैश्विक स्तर पर क्या करता है, बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है तथा गरीबी को कम करने में यह सहायता करता है वैश्विक स्तर पर। इसकी स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी। तो यह ध्यान में रखिएगा किस सम्मेलन से, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है आईएमएफ का, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना। यह विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों यानी कि देश के जो नागरिक हैं को एक दूसरे के साथ लेन देन में सक्षम बनाती है। उन देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता बन गया जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से जूझना भी पड़ा। तो ये सब आईएमएफ के कार्य हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला जब हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पर नवाचार सूचकांक क्या कहता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें 2023 की, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हमने थोड़ा सा पार्ट 1 में भी पढ़ा था। तो ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। और इस रैंकिंग में भारत का क्या है, 40वां स्थान है 2023 में। ये ध्यान में रखिएगा कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वें स्थान पे है। 2023 का सूचकांक इस वर्ष विश्व भर की 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ये ध्यान रखेंगे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि नवाचार नए नए आइडियाज की बात कर रहा है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत टॉप 100 नवाचार समूहों की पहचान करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है, भारत का स्थान 40वां है। क्या खासियत है इस सूचकांक की, तो जो सबसे नई अर्थव्यवस्था है 2023 में इसके तहत
उसकी अगर बात करें तो 2023 में स्विट्जरलैंड सबसे नवीनमेशी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर, ये टॉप 5 कंट्री है जो 2023 में विश्व नवाचार सूचकांक में टॉप पे हैं। कौन कौन? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, ब्रिटेन एंड सिंगापुर। वहीं पे सिंगापुर टॉप 5 में आ गया है, पहले यह टॉप 5 में नहीं था, अब टॉप 5 में आ गया है। और दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया एवं ओशिनिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान सिंगापुर का आ गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंगापुर इसमें टॉप 5 में शामिल होने वाला देश है। अभी क्या है, अब विश्व में शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर की बात की जाए, क्योंकि मैंने बताया ना साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों का, तो वैश्विक स्तर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर का मतलब यह है कि जो एक साथ समाहित होकर जो लोग काम करते हैं इस क्षेत्र में, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसका क्या रिकॉर्ड है? तो 2023 में विश्व के शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर कौन कौन है? टोक्यो, योकोहामा, इसके बाद शेंजेन, हांगकांग, गुआंगजो, सियोल, बीजिंग व संघाई सुजो, ये सभी जो क्लस्टर के रूप में काम करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये इस वैश्विक नवाचार सूचकांक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्लस्टर के रूप में ये लोग हैं। और साइंस एंड टेक क्लस्टर विश्व के वे क्षेत्र होते हैं जहां आविष्कारों और वैज्ञानिक लेखकों का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है ना? चीन के पास अब संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक संख्या में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर हैं। सबसे पहले इसमें अमेरिका था, लेकिन अब चाइना इस पे नंबर 1 में आ गया है। बात करें कि भारत की इसमें क्या स्थिति है इसके रैंकिंग में, तो भारत नवीनतम जीआईआई में 2023 में 40वां स्थान हासिल इसमें किया है। ठीक है ना? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई में, जो कि 2015 में भारत 81वें स्थान पे था। उसके बाद भारत की स्थिति बढ़ी है, भारत 40वें स्थान पे आया है। यह बढ़त पिछले 8 वर्षों में नवाचार में भारत की निरंतर और पर्याप्त वृद्धि को उजागर करती है। आप देख रहे हैं ना कि पिछले कुछ वर्षों से भारत नए नए आइडियाज, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर के हो, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसी वजह से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहां पे देखा जाए तो भारत ने 37 निम्न मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष स्थान हासिल किया है इस क्षेत्र में, और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे इसका स्थान है। प्रमुख संकेतकों ने भारत के मजबूत नवाचार परिदृश्य की पुष्टि की, जिसमें आईसीटी सेवाओं के निर्यात में महत्वपूर्ण रैंकिंग प्राप्त कर उद्यम, पूंजी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और वैश्विक कॉर्पोरेट में निवेशक भी शामिल है। तो ये भारत की स्थिति को मजबूत करता है। अब ये साइंस एंड टेक क्लस्टर के बारे में देखें कि क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पे। तो चीन के पास 24 क्लस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि पहले अमेरिका टॉप पे था, अब चाइना हो गया 24, अमेरिका के पास 21 क्लस्टर ही है। और भारत विश्व के शीर्ष 100 में केवल 4 साइंस एंड टेक क्लस्टर भारत के पास है। कहां कहां है? चेन्नई, बंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। ये ध्यान में रखिएगा, ये भारत की स्थिति है। भारत की प्रगति की इसमें बात करें तो भारत की प्रगति का श्रेय भारत में बुद्धिजीवियों की प्रचुरता और एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों के प्रयासों के तहत भारत की इतनी प्रगति इसमें हुई है। कोविड-19 महामारी ने देश के आत्मनिर्भर भारत का जो दृष्टिकोण है, जो कोविड के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सब जो नई नई चीजें शुरू की थी, उसके योगदान के स्वरूप भारत की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इन चुनौतियों से निपटने में नए नए आइडियाज की भूमिका, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। खास इस पे क्या है तो थोड़ा सा देख लें कि ये जो रिपोर्ट है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए नए आइडियाज या विचार हैं, उनके बारे में ये फोकस करता है। ठीक है, यह एक प्रमुख बेंचमार्किंग उपकरण है जिसका उपयोग नीति निर्माताओं, व्यापारियों, अन्य हितधारकों द्वारा बढ़ते समय के साथ नवाचार के क्षेत्र में हो रही प्रगति का आकलन करने के लिए, तो नए नए क्षेत्र में, तो ये ध्यान में रखेंगे। वीपो के बारे में जान लें, क्योंकि वीपो इसे जारी करता है। तो वीपो क्या है? तो वीपो एक बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक विश्व स्तर का एक मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है ये वीपो। ठीक है, इसके 193 सदस्य हैं इसमें। इसका उद्देश्य है संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रणाली का नेतृत्व करना और सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाना। इसका अधिशेष शासित निकाय प्रक्रियाएं वीपो अभी समय में निर्धारित की गई है, जो वीपो कन्वेंशन हुआ था उसमें, जिसे वर्ष 1967 में वीपो की स्थापना की थी। तो ये सब सारी बातें वीपो के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए।
अगला जो और हम एक देखेंगे वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के विश्व यूनिवर्सिटियों की क्या रैंकिंग है 2023 की शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के क्या है। तो ये कौन जारी करता है, तो क्यूएस यानी क्वार्टरली साइमंड्स, क्यूएस के द्वारा ये पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक स्तर पर करियर और शैक्षिक नेटवर्क है जिसका लक्ष्य है व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह जारी किया जाता है क्यूएस के द्वारा, इसीलिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसका नाम है। ये जो क्यूएस संस्थान है इनकी गुणवत्ता की पहचान करने के लिए तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करने के लिए इन्हें सफलतापूर्वक क्यूएस जो है वो लागू करता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या है कि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है, प्रत्येक वर्ष होता है। जितनी भी विश्व स्तर पे यूनिवर्सिटीज है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज को इसके दायरे में ये लाता है, जो वैश्विक समग्र विषय रैंकिंग में शामिल है। अब इसके मूल्यांकन के लिए क्या मापदंड है, किन आधार पर इस पे विश्वविद्यालयों को या यूनिवर्सिटीज को चुना जाता है, इस पे वहां पे देखा जाता है उसकी अकादमिक प्रतिष्ठा कितनी है, ये 40% होनी चाहिए मिनिमम, नियोक्ता प्रतिष्ठा मिनिमम 10, संकाय या छात्र अनुपात 20 होना चाहिए, मतलब फैकल्टी और टीचर का जो अनुपात है वो 20%, उत्कृष्टता प्रति संकाय 20, अंतरराष्ट्रीय संकाय अनुपात 5, इंटरनेशनल फैकल्टी की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात 5%। तो इस आधार पे पैमाना है, ये मानदंड है जिसके आधार पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जाती है। अब वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो टॉप पे कौन है, तो टॉप पे अमेरिका का है MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लगातार 11 साल से टॉप पे बना हुआ है पूरे वैश्विक स्तर पे विश्वविद्यालयों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है सेकंड स्थान पे, और इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये सभी टॉप पे अमेरिका के बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम अब भारतीय संस्थान की बात करें कि इनकी क्या स्थिति है, तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc, इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है भारत में। इसके बाद फिर भारत में IIT बॉम्बे को और IIT दिल्ली का स्थान दिया गया। तो टॉप 3 पे अगर भारतीय इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो भारत के विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, तो IISc, उसके बाद फिर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली का। और वैश्विक स्तर पे शीर्ष 1000 में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या 22 से बढ़ के 27 हो गई है। यानी वैश्विक स्तर पे 1000 यूनिवर्सिटियों की अगर बात की जाती है तो पहले भारत की संख्या 22 यूनिवर्सिटी की थी, अब 27 हो गई है। IISc जो बेंगलुरु में है, ये भारतीय विज्ञान संस्थान दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसे इस मीट्रिक के लिए 100 में 100 स्कोर प्रदान किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा IISc बेंगलुरु। इसके अलावा IISc बेंगलुरु क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में सबसे तेजी से बढ़ता दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है। तो क्यूएस की रैंकिंग में क्या है, ये टॉप 200 में शामिल है और भारत की यूनिवर्सिटियों में ये टॉप पे है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर भारतीय शिक्षा संस्थानों, जिनमें 41 ने इस रैंकिंग में जगह बनाई है, भारत के शिक्षा संस्थानों ने कई प्रमुख मानकों में खराब प्रदर्शन भी किया है। जैसे उदाहरण के लिए 41 में से 30 विश्वविद्यालयों को केवल 4 रिकॉर्डिंग सुधारों के साथ संकाय छात्र अनुपात संकेतक में गिरावट का सामना करना पड़ा है, जो फैकल्टी और छात्र का अनुपात है। रिपोर्ट से पता चला है कि टॉप 500 की जो कैटेगरी है भारत की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि दुनिया भर के अन्य IIT की तरह ही भारत के IIT भी संचालित है। तो ये सब सारी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। IISc बेंगलुरु के अलावा 8 IIT यानी IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और इंदौर को विश्व स्तर पर टॉप 500 में स्थान दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, ये रैंकिंग है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना की शुरुआत के बाद से किसी भी अन्य भारतीय विश्वविद्यालय, सार्वजनिक या निजी को विश्व स्तर पर टॉप 500 में जगह नहीं मिली है। तो ये सब इस रैंकिंग के लिए आपके लिए खास बातें हैं। अब ये तो आपने देख लिया, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ही जारी करती है 2024 के लिए एशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की थी। तो ये भी आपको यहां पे जानना थोड़ा सा बन जाता है कि वैश्विक उच्च शिक्षा थिंक टैंक यानी क्वार्टरली साइमंड्स, इसके द्वारा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है, इसलिए इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें एशिया के कुल 856 विश्वविद्यालयों को व्यापक सूची में भारत के 148 इसमें शामिल है विश्वविद्यालय। ये ध्यान में रखेंगे, एशिया के 856 में भारत के 148 है। क्या है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 की उपलब्धियां?
तो इस पे सबसे टॉप पे है। अगर एक अब देखिए एशिया की बात हो रही है, वो तो हमने वैश्विक स्तर पर देखा, एशिया का भी 2024 में लेटेस्ट आया है। इसमें चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया में टॉप पे है। इसके बाद हांगकांग यूनिवर्सिटी है, हांगकांग की, वो दूसरे स्थान पे है। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है जो टॉप 3 में, ये 3 देशों की एशिया में। वहीं पे बात करेंगे भारतीय विद्यालयों का क्या प्रदर्शन है एशिया में, तो जो आईआईटी बॉम्बे है इसने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है, एशिया में 40वें स्थान पे है। ओवरऑल एशिया में 40वें पे, इंडिया में इसकी रैंकिंग टॉप पे है। 7 भारतीय संस्थान जो एशिया के टॉप 100 में शामिल है, जिनमें 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैं और साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है एशिया वाले में। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती दृश्यता भारत की उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार और अनुसंधान में इसके योगदान को दर्शाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और है हमारा, वो है इंटरनेशनल माइग्रेंट आउटलुक 2023 के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट सूचकांक है जो आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माइग्रेशन तो आप समझते ही हैं, प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, इसका क्या स्थिति है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के द्वारा यह जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास पैटर्न पे अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन जारी करता है? ओईसीडी। अब ओईसीडी देशों में प्रवास के मामले में भारत सबसे ज्यादा अग्रणी है, ठीक है। 2021-22 में भारत चीन को पछाड़कर ओईसीडी देशों में प्रवास का प्राथमिक स्रोत बन गया है। भारत चाइना को भी पीछे कर लिया, भारतीय यहाँ पे जो ओईसीडी कंट्रियां हैं, कौन कौन अभी आगे हम लोग देख लेंगे, उनमें टॉप पे है। दोनों वर्षों में यानी 2021-22 में 0.41 मिलियन नए प्रवासियों के साथ भारत लगातार इस सूची में टॉप पे है, जबकि चीन में 0.23 मिलियन नए प्रवासी रहे। इसके बाद लगभग 2 लाख नए प्रवासियों के साथ रोमानिया का स्थान है। ये टॉप 3 है जहां के लोग दूसरे जगह पे प्रवास के लिए जाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन आउटलुक की रिपोर्ट है। अब माइग्रेशन के पीछे कारण क्या होता है, तो वही मैंने बताया ना कि क्लाइमेट चेंज एक इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि मौसम बदला, कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, इस वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित विस्थापन होता है। इसके लिए कुछ ओईसीडी देशों के पास लोग जाते हैं, तो बहुत सारे ओईसीडी देश जो इसके लिए रिसर्च करते हैं, इसका समाधान निकालते हैं। जैसे कोलंबिया ने अप्रैल 2023 में एक अग्रणी विधेयक पे इस पे अपने यहाँ पे चर्चा की कि आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, राष्ट्रीय रजिस्टर, ये सब तैयार करना अब ये माइग्रेशन के लिए है। रिकॉर्ड संख्या में और भी जो अंतर प्रवाह हुआ है, अगर इधर बीच की बात करें, जो बढ़ोतरी आई है माइग्रेशन में, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है रसिया यूक्रेन वार। रसिया यूक्रेन वार की वजह से ओईसीडी क्षेत्र में रिकॉर्ड संख्या में शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है, जिनमें से 10 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित होकर शरणार्थी बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत, उज्बेकिस्तान, तुर्की से श्रमिकों के प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि है, जिससे कि वे यूक्रेन के बाद प्रवासन वाले प्रमुख देश बन गए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में हालिया क्या है रुझान हाल के समय में, तो टॉप के 4 गंतव्य देश हैं जहां लोग जाते हैं: अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन। यहां पे वर्ष दर वर्ष 21% से 35% के बीच बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में वृद्धि दर्ज की गई है। 5वें गंतव्य देश कनाडा में भी यह वृद्धि दर थोड़ा कम है, 8%। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 मिलियन नए स्थायी प्रवासी हैं, मतलब 0.5, और अन्य 4 देशों की प्रवासियों की संख्या में 4,40,000 से 6,50,000 के बीच है। तो ये स्थिति है, ये ध्यान में रखिएगा हाल के वर्षों में। अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी करती है ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है ये, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो देश इसमें शामिल है और उन्हें विकसित देश माना जाता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1961 में पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, इसके साथ ही की गई थी। कुछ 38 सदस्य देश इसमें है जो विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। और इस पे अभी सबसे हाल में शामिल होने वाला देश 2020 में कोलंबिया इसमें शामिल हुआ है और 2021 में कोस्टा रिका इसमें शामिल हुआ है। भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि भारत विकासशील देशों की कैटेगरी में है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, लेकिन इसका सदस्य देश नहीं है। इसे ध्यान में रखिएगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
एक और है हमारा इंपॉर्टेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जो रिपोर्ट आई है, वैश्विक स्तर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQAIR, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली जो है वो चौथे स्थान पे है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो 50 प्रदूषित शहर है उसमें दिल्ली चौथे स्थान पे। 2022 में 131 देशों में भारत 8वें स्थान पे है, जिसकी जनसंख्या भारतीय औसत PM 2.5 स्तर पे 53.3 ग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब ये है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो IQAIR है ये स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी एक कंपनी है जो दुनिया भर में सरकारों और अन्य संस्थानों एवं संगठनों के द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों के डेटा के आधार पर वार्षिक स्तर पर विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करती है। 2022 की रिपोर्ट में 7,323 शहर और 131 देशों के साथ PM 2 डेटा पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा। परिणाम इसका क्या है कि इस पे चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश 2022 में 5 सबसे ये प्रदूषित देश हैं, ये ध्यान में रखेंगे, ये सब आपको एग्जाम में आ सकता है। 2022 में दिल्ली का औसत PM 2.5 जो है वो 92.6 ग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब ये गया है, ठीक है, जो वर्ष 2021 के 96 UGM क्यूब के औसत से थोड़ा कम है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या क्या है। ये रिपोर्ट जो है नई दिल्ली और दिल्ली के बीच अंतर करती है। नई दिल्ली का वार्षिक औसत PM 2 उस पे 89.1 है। वहीं पे WHO वार्षिक PM 2 का स्तर 5 ग्राम प्रति मिली क्यूब पे से सिफारिश करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी जिला ये टॉप 3 में है और चौथे पे दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानियों के शहर में दूसरा है, जिसमें चाड की राजधानी है नंदजामेना, ये टॉप राजधानियों में है वैश्विक स्तर पे। 2022 में वार्षिक औसत PM 2 स्तरों के आधार पे 39 भारतीय शहर दिल्ली और नई दिल्ली सहित विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है भारत के। ये स्थिति है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। PM 2.5 क्या होता है ये भी आपको यहां पे जानना बनता है। तो PM 2.5 एक प्रकार का वायुमंडलीय कण है जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, यानी जो मानव का बाल होता है उस बाल के व्यास से लगभग 3% इसका साइज होता है। इतने छोटे कण होते हैं कि फेफड़ों की गहराई तक ये प्रवेश कर सकते हैं, रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं और लंबे समय तक ये शरीर के अंदर संपर्क में रहे तो इसे फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग या और भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। PM 2.5 इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक और जो हमारी रिपोर्ट है वो है सिपरी रिपोर्ट 2022। इसके तहत हम लोग देखेंगे कि ट्रेड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 में मतलब हथियारों की आयात की क्या स्थिति है, आयात और निर्यात की क्या स्थिति है, इसके बारे में। ये कौन जारी करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत जो है 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा है, ठीक है। ये दूसरे देशों से आयात भारत करता था। उसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन ये टॉप 3 कंट्रीज है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हथियारों का आयात। इसकी खासियत क्या है कि वैश्विक हथियार के बारे में, हस्तांतरण के बारे में देखें तो वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन के युद्ध की पृष्ठभूमि में 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच यूरोपीय देशों के द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में तकरीबन 47% की वृद्धि हुई है। तो ये सब खास बातें। इसमें अगर आप देखेंगे आगे तो वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% थी जो कि बढ़ करके 40% हो गई। ये लोग निर्यात करते हैं, जबकि रूस की हिस्सेदारी 22 से 16% कम हो गई है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से अमेरिका की निर्यात की भागीदारी बढ़ी है। 2013-17 और 2018 से 22 के बीच में पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 14% की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ने भी मंगाया है, पहले की तुलना में इतनी भी वृद्धि है। 2018 से 22 में पाकिस्तान के 77% हथियारों की आपूर्ति करने वाले चीन के साथ वैश्विक कुल का 3.7% हिस्सा है। यानी पाकिस्तान ने चाइना से वैश्विक स्तर पर जितने भी हथियार मंगाए हैं उनका 3.7% उसने केवल चाइना से मंगाया है।
भारत के हथियार आयात के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें तो 2018 से 22 में हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक भारत है, जो कि कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा भारत ने मंगाया है। 2013 से 17 और 18 से 22 के मध्य में हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद भारत टॉप का आयातक बना हुआ है। अगर हम पहले की तुलना करें 13 से 17 और 18 से 22 के बीच में भारत ने हथियार कम मंगाए हैं, उसके बाद भी वैश्विक स्तर पर भारत अभी भी टॉप पे बना हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। भारत को हथियारों की आपूर्ति कौन करता है? रूस 2013-17 और 18 से 22 के मध्य में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता था, किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिर के 45%। रशिया यूक्रेन वार भी इसका एक वजह है। जबकि फ्रांस 2018 से 22 के मध्य भारत के दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में तकरीबन 29% उभरा है। उसके बाद अमेरिका का स्थान है 11%। तो ये यहां से भारत भारतीय देशों से अपने हथियार को मंगाता है। इसमें में बात करें कि जो मुख्य आपूर्तिकर्ता है हथियार का रूस, उसकी स्थिति अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में है, जबकि भारतीय हथियारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से रूस के हथियारों में। तो ये तो सबको रीजन पता है। भारत ने 5 वर्षीय अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका से भी हथियारों का आयात किया है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष हथियार निर्यातकों में से भी एक निर्यातक भारत है। ठीक है, रूस और चीन के बाद इस अवधि के दौरान भारत म्यांमार का तीसरा बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। मतलब रूस और चीन से म्यांमार मंगाता भी है, भारत ने भी निर्यात किया है म्यांमार को, जो भारत के आयात का 14% हिस्सा है। सॉरी, इसके आयात, म्यांमार के आयात का 14% हिस्सा भारत ने आपूर्ति दी है। और 2018 से 22 में चीन ने पाकिस्तान को 77% क्या है हथियार दिए हैं। तो ये पूरा डेटा है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अब ये सीपी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि यही इस सूचकांक को जारी करती है। तो यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात निर्यात से संबंधित। एक और जो हमारा अगला सूचकांक है वो आरबीआई ने रिलीज किया है, क्या? करेंसी एंड फिनांस रिपोर्ट 2022-2023। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। तो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रिपोर्ट 22-23। इसके एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन हेतु भारत के अनुकूलन के लिए कुल संचयी व्यय 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये ऐसा आरबीआई के अनुसार है कि जलवायु परिवर्तन हेतु भारत का कुल व्यय तकरीबन 2030 तक 85.6 लाख करोड़। इसका क्या खास है? तो ये जो रिपोर्ट है आरबीआई द्वारा वार्षिक स्तर पर प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसकी थीम जो है मुद्रा और वित्त रिपोर्ट पर 2022-23 का है, टूवर्ड्स अ ग्रीन क्लीनर इंडिया। ये थीम है इस बार का इसका। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं और जो अवसर है, उनके लिए कम कार्बन तथा जलवायु लचीले विकास पथ को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र में यह प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसने यह आंकड़ा लगाया है, यह ध्यान में रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि भारत में व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और उनके नीतिगत प्रभावों का जो विश्लेषण है उस पर ध्यान रखना। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आकलन कि भारत में टिकाऊ उच्च विकास के लिए भविष्य की क्या चुनौतियां हैं, उनका आकलन करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के 4 प्रमुख आयाम, जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व पैमाने और गति, इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ एवं जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बारे में यह काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान में रखिएगा। तो रैपिड रिवीजन सीरीज के तहत जो सूचकांक और रिपोर्ट्स की ये श्रृंखला थी, पार्ट 2 ये कंप्लीट होती है। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगली कक्षा में कुछ और नए रैपिड रिवीजन सीरीज में और कोई सेशन और कोई टॉपिक या मुद्दा हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।